नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 कॉमर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स का पार्ट 19 है। ये महत्वपूर्ण है सभी पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए या अन्य एग्जाम्स के लिए भी जिनमें कॉमर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज जो 10 क्वेश्चंस लिए हैं वो हैं DSSSB एग्जाम 2018 के क्वेश्चन पेपर फीमेल पीजीटी से, और ये क्वेश्चन 61 से लेकर 70 तक को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आज का पहला क्वेश्चन है 61। ए मार्केटर ऑफ XYZ कंपनी इज सेलिंग हिज आइसक्रीम इन द मार्केट एट ₹20, 20% मोर देन हिज कॉम्पिटिटर्स प्राइस। एक मार्केटर XYZ कंपनी लिमिटेड की आइसक्रीम सेल कर रहा है 20 रुपये के प्राइस पर, जो कि कॉम्पिटिटर्स के प्राइस से 20% ज्यादा है। स्टिल हिज सेल्स आर इंक्रीजिंग, फिर भी उसकी सेल बढ़ रही है। नाउ हिज एम इज टू मेंटेन सेम प्राइसिंग, अब उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि सेम प्राइस को ही वो मेंटेन करेगा, मतलब जिस ज्यादा प्राइस पे बेच रहा है उसी को वो आगे भी मेंटेन करेगा। ही एंजॉयज विच टाइप ऑफ लीडरशिप, वो किस तरह की लीडरशिप को एंजॉय कर रहा है। ऑप्शन है प्रोडक्ट लीडरशिप, प्रमोशन लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप, प्राइस लीडरशिप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप में एक कंपनी प्राइस के मामले में लीडर होती है बाकी कंपनीज की, मतलब वो अपना प्राइस स्वयं तय करती है, अधिक तय करती है, और बाकी कंपनीज उसको फॉलो करते हैं, उससे थोड़ा कम अपना प्राइस रख के वो मार्केट में बेच रहे होते हैं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन था। प्राइस लीडरशिप इज ए सिचुएशन इन विच वन कंपनी यूजुअली द डोमिनेंट वन। प्राइस लीडरशिप वो सिचुएशन है जिसमें एक डोमिनेंट कंपनी, यानी कि जो कंपनी मार्केट में प्रभावी हो सबसे ज्यादा पूरी इंडस्ट्री में, सेट्स प्राइसेस विच आर क्लोजली फॉलोड बाय इट्स कॉम्पिटिटर्स, वो स्वयं अपने प्राइस तय करती है और बाकी जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग गिव द ट्रस्टीशिप अप्रोच इन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इनमें से वो कौन है जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस की ट्रस्टीशिप अप्रोच दी, यानी कि प्रोवाइड की। ऑप्शंस हैं हमारे पास जॉन डनलप, कार्ल मार्क्स, पीटर एफ ड्रकर और महात्मा गांधी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी एक समाज सुधारक भी थे, एक सोशल थिंकर थे। उन्होंने जो ट्रस्टीशिप अप्रोच दी थी ये सोशो इकोनॉमिक का एक विषय था, सोशो इकोनॉमी का एक विषय था। तो उसमें महात्मा गांधी जी ने विचार अपना रखा था एक सोशल दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके पास जो एसेट हैं उन एसेट के वो ट्रस्टी होते हैं। ट्रस्टी मतलब वो एसेट्स उनके विश्वास में रहती हैं कि उन एसेट्स का वो सही इस्तेमाल करें जिससे आम जन को, पूरे समाज को फायदा पहुंचे और लोगों का कल्याण हो। गांधी विश्वास करते थे that the wealthy people could be persuaded to part with their wealth to help the poor। गांधी जी इस बात में यकीन करते थे कि जो वेल्दी पीपल हैं, जो काफी रिच लोग हैं, उनको हम परसुएड कर सकते हैं, उनको हम ये बात मना सकते हैं, समझा सकते हैं कि भी उनका जो वेल्थ है इससे वो गरीबों की मदद करने में यूज करें, उसका प्रयोग करें, वो इस तरीके से यूज करें ताकि उनका जो वेल्थ है वो भी यूजफुल रहे और उससे गरीबों को भी फायदा पहुंचे, हित पहुंचे। नेक्स्ट है हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच 2 फैक्टर्स। हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी बेस्ड है ऑन विच 2 फैक्टर्स, किन 2 फैक्टर्स पे बेस्ड है। हर्जबर्ग की जो थ्योरी है मोटिवेशन की एक थ्योरी है कि मोटिवेट कैसे किया जाए लोगों को, उससे संबंधित है। तो इनमें से 2 फैक्टर्स की हमें पहचान करनी है। ऑप्शन 1 है बेसिक एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेकंड है हाइजीन एंड बिहेवियरल, एंड थर्ड है सेफ्टी एंड सेल्फ एस्टीम,
और फोर्थ है सेफ्टी एंड हेल्थ। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, हेल्थ एंड बिहेवियरल। इसको हेल्थ एंड हाइजीन फैक्टर्स भी कहा जाता है, इनको मोटिवेशनल और नॉन मोटिवेशनल फैक्टर्स भी कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। हर्जबर्ग की मोटिवेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, या इसको 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, या इसको हेल्थ एंड हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है। ये थ्योरी प्रोवाइड करती है ऐसे 2 फैक्टर्स, दरअसल 2 समूह है फैक्टर्स के जो प्रभावित करते हैं मोटिवेशन को। दीज फैक्टर्स आर हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटिंग फैक्टर्स। ये 2 तरीके के फैक्टर हैं, एक है हाइजीन फैक्टर, दूसरे हैं मोटिवेटिंग फैक्टर। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर हैं कि ये मोटिवेट तो नहीं करते, लेकिन अगर इनका ध्यान नहीं रखा तो ये डिमोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को परेशान कर सकते हैं, तो इनका रहना जरूरी है, जैसे हाइजीन रहना जरूरी है। नेक्स्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। मोटिवेटिंग फैक्टर वो फैक्टर है कि इनके ना होने से कोई समस्या तो नहीं होगी, लेकिन अगर ये होंगे तो लोग मोटिवेट हो जाएंगे, वो ज्यादा काम करेंगे। इसमें हाइजीन फैक्टर, हाइजीन फैक्टर कौन से हैं? हाइजीन फैक्टर यानी कि जो फैक्टर मोटिवेट तो नहीं करते, लेकिन अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होंगे तो वो परेशान जरूर कर सकते हैं, डिमोटिवेट जरूर कर सकते हैं लोगों को। इसमें कंपनी की पॉलिसी, सुपरविजन, रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर एंड पीयर्स, वर्क कंडीशन, सैलरी, स्टेटस, सिक्योरिटी, ये सब आ जाते हैं हाइजीन फैक्टर्स में। जैसे ये सारी चीजें मेंटेन करना जरूरी है, मेंटेन करना कंपलसरी है, हालांकि ऐसा नहीं इनसे कोई मोटिवेट हो जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं देंगे तो लोग काम नहीं कर पाएंगे और ये लोगों को उनको परेशानी होने लगेगी। विल कॉज एन एम्प्लॉय टू वर्क लेस इफ नॉट प्रेजेंट। अगर ये नहीं होंगे तो एम्प्लॉय काम करना कम कर देगा, यानी कि डिमोटिवेट हो जाएगा। जबकि जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं ये वो फैक्टर होते हैं जो अगर होंगे तो लोगों को मोटिवेट कर देंगे, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ यानी कि काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ, ये सब ऐसी चीजें हैं कि अगर नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होंगे तो लोग इनसे प्रोत्साहित होते हैं और वो ज्यादा काम करते हैं, एनकरेज होते हैं काम करने के प्रति। नेक्स्ट है इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसीज आर गवर्न्ड बाय विच एक्ट। भारत में फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी किस एक्ट के द्वारा गवर्न होते हैं? ऑप्शन है सेबी, फेमा, आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो इनमें से देखो, सेबी एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, हालांकि एक एक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ है। फेमा एक एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, हालांकि ये आरबीआई एक्ट के तहत बना है, लेकिन जो एक्ट है वो 2 ही है इसमें ऑप्शन में। फेमा एक एक्ट है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी एक एक्ट है, तो इन दोनों में से ही एक जवाब सही होगा और इसका सही ऑप्शन है 2, फेमा। ऑप्शन 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन। फेमा क्या है? द फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 1999 के नाम से जाना जाता है। इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ relating to foreign exchange with the objective of facilitating external trade and payment and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India। फेमा जो है इसको बनाया गया था फिरा के स्थान पर, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था इससे पहले, उसके स्थान पर फेमा को लाया गया और ये जो एक्ट है वो लॉज बनाता है और अमेंड करता है फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित, इस उद्देश्य के साथ कि जो एक्सटर्नल ट्रेड है या जो इंटरनेशनल पेमेंट है उनमें सहायता मिले, फैसिलिटेट हो और ऑर्डरली यानी कि एक सही तरीके से डेवलपमेंट हो इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब वो मार्केट जिसमें विदेशी मुद्राओं को खरीदा और बेचा जाता है। यह एक्ट बना था 29 दिसंबर 1999 को। नेक्स्ट जो ऑप्शन थे इनके बारे में भी लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए एक बार देख लेते हैं। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह एक संस्था है, यह एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक नियामक संस्था है। रेगुलेटरी बॉडी ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, ये भारत की सिक्योरिटीज मार्केट यानी कि शेयर मार्केट कह सकते हैं, उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। शेयर मार्केट में जनरली शेयर मार्केट जो है कैपिटल मार्केट से संबंध उसका लिया जाता है, सिक्योरिटीज मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट दोनों शामिल रहते हैं। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इसका मकसद है जो इन्वेस्टर हैं उनके हितों की रक्षा करना।
इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में, लेकिन उस समय तक इसके पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं थी, वैधानिक शक्ति नहीं थी। इसको ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसको स्टैट्यूटरी पावर दी गई, और स्टैट्यूटरी पावर दी गई एक्ट के माध्यम से। उसके लिए एक्ट बनाया गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। नेक्स्ट है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंकिंग मॉनेटरी अथॉरिटी है भारत की। रिजर्व बैंक रेस्पॉन्सिबल है मॉनिटर करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लो होता है इकोनॉमी में, उसको भी ये मॉनिटर करता है। इसके अलावा ये मैनेज करता है करेंसी एक्सचेंज रेट्स को भी मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है कि किस तरीके से बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो कंट्रोल करता है इशू और सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी, भारतीय रुपए की इशू और उसके सप्लाई को भी कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का नीति निर्धारक होता है, इंडिया की जो मौद्रिक नीति है उसको तय करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके माध्यम से इंडिया के जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं उन पे ये कंट्रोल भी बना के रखता है। नेक्स्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 is a legislation in India that regulate the banking sector in India। भारत के पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसको पास किया गया था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के नाम से, और यह अस्तित्व में आया था 16 मार्च 1949 से 1949 से। हालांकि बाद में इसका चेंज कर दिया गया नाम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 नाम से इसको जाना जाता है, और यह चेंज प्रभावी हुआ था 1 मार्च 1966 को। यह 1956 से ही यह एक्ट जम्मू कश्मीर में भी लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यह क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जिसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में नहीं रखा जा सकता है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड यानी कि व्यापार की सहायक क्रियाएं। ऑप्शन है माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस। इसका जो सही जवाब है वो है माइनिंग। माइनिंग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में नहीं आता है। बाकी जो तीनों एक्टिविटीज हैं ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आती हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन था। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होती क्या है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड ऐसी एक्टिविटीज को कहा जाता है जो फैसिलिटी देती हैं यानी कि सुविधा प्रदान करती हैं बिजनेस एक्टिविटीज को। इसमें आ जाती हैं ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। इनको सबको ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहा जाता है। ये एक्टिविटी फैसिलिटेट करती हैं, सुविधा प्रदान करती हैं बिजनेस की ऑपरेशंस को, ट्रेड की ऑपरेशंस को और इंडस्ट्री की ऑपरेशंस को। माइनिंग जो है ये पार्ट है प्राइमरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ये क्या है? इसमें शामिल होता है एनी इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, जो एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल में लगी रहती है। इसमें फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग ये सब प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर आर ट्रेडेड इन। सिक्योरिटी जिनकी अवधि 1 साल से कम होती है उनको ट्रेड किया जाता है कहां पर? ऑप्शन है फ्यूचर्स मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट या मनी मार्केट। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 मनी मार्केट। ये सभी ऑप्शन काफी महत्वपूर्ण हैं, इनसे लगभग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर एक एग्जाम में, इसलिए इन सबको एक दफा देखेंगे। सबसे पहला मनी मार्केट। मनी मार्केट वो ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज मार्केट होता है जहां पे पार्टिसिपेंट लेंड करते हैं या बोरो करते हैं शॉर्ट टर्म हाई क्वालिटी डेट सिक्योरिटीज को। शॉर्ट टर्म होती हैं, हाई क्वालिटी की होती हैं, डेट सिक्योरिटीज होती हैं विद एवरेज मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और लेस। इनका जो पीरियड होता है लगभग वो 1 साल या उससे कम होता है। ये मार्केट एनेबल करता है गवर्नमेंट, बैंक्स और अदर लार्ज इंस्टीट्यूशंस को वो अपनी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को सेल कर सकें इस मार्केट में, यानी कि अपना फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर सकें जो कम अवधि का हो। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मनी मार्केट के उलट है। कैपिटल मार्केट
is the market in which medium term and long term securities are bought and sold. कैपिटल मार्केट वह मार्केट है जिसमें मध्यम अवधि के और दीर्घ अवधि की सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है. इट इज सब डिवाइडेड फर्दर इनटू प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. कैपिटल मार्केट आगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में बढ़ जाता है. प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम बेचा जाता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को, और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट कहलाता है जिसमें एक बार जो सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट में इश्यू हो चुकी हैं उनकी आपस में जो खरीद बेच इन्वेस्टर्स के बीच में होती है वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है. प्राइमरी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों ही फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है, फाइनेंशियल मार्केट का. नेक्स्ट है फ्यूचर्स मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट. फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट ये क्या है? ये विशिष्ट टाइप के बाजार या विशिष्ट टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं. फ्यूचर्स कहा जाता है और फॉरवर्ड कहा जाता है. फ्यूचर मार्केट क्या है? यह एक ऑक्शन मार्केट है इन विच पार्टिसिपेंट बाय एंड सेल कमोडिटी इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो कमोडिटीज को या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदते हैं और बेचते हैं फॉर डिलीवरी ऑन ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट. फ्यूचर की एक निश्चित डेट पर डिलीवरी लेने के लिए, करने के लिए. फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स. जो फ्यूचर होते हैं, जो फ्यूचर मार्केट में जिनको हम खरीदते बेचते हैं उनको फ्यूचर्स बोलते हैं. और ये जो फ्यूचर हैं ये एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब इनका जो ट्रेड है वो एक्सचेंज पे होता है. दैट लॉक इन फ्यूचर डिलीवरी ऑफ ए कमोडिटी और सिक्योरिटी एट ए पर्टिकुलर प्राइस सेट टुडे, जिसको मतलब जिस दिन इसका सेल परचेज होता है उसी दिन तय कर दिया जाता है कि फ्यूचर की इस डेट पे इस रेट पे इसकी डिलीवरी होगी. ये फ्यूचर मार्केट है. फॉरवर्ड मार्केट क्या है? देखिए फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर मार्केट में कोई विशेष अंतर नहीं है. अंतर ये है कि जो फ्यूचर्स मार्केट है ये बकायदा एक्सचेंज के माध्यम से, ऑक्शंस के माध्यम से होता है, जबकि जो फॉरवर्ड मार्केट होता है ये एक इनफॉर्मल बाजार होता है. ये ओवर द काउंटर मार्केट प्लेस होता है, एक्सचेंज में नहीं हो, मतलब एक्सचेंज होने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, किसी स्टॉक एक्सचेंज पे इसके होने की जरूरत नहीं है. दैट सेट्स ए प्राइस ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का प्राइस तय होता है और एसेट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, फ्यूचर डिलीवरी के लिए. फॉरवर्ड मार्केट्स आर यूज्ड फॉर ट्रेडिंग ए रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट. फॉरवर्ड मार्केट में डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जा सकता है, बट द टर्म इज प्राइमरीली यूज्ड विद रेफरेंस टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. इस टर्म का ज्यादातर जो यूज होता है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट इनकम इन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच टू कैपिटल वर गिवन बाय. नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये किसने दी, किसने प्रोवाइड की? ऑप्शंस हैं हैरी मार्कोविट्स, मोदिग्लियानी एंड मिलर, विलियम एफ शार्प और डेविड ड्यूरंट. इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, डेविड ड्यूरंट. ये दोनों ही अप्रोच डेविड ड्यूरंट ने दी, लेकिन ये दोनों ही अप्रोच एक दूसरे के विपरीत हैं. सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच, ये कैपिटल स्ट्रक्चर की एक रेलिवेंस थ्योरी कही जाती है. रेलिवेंस थ्योरी का मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के मूल्यांकन में, एक फर्म के मूल्यांकन में ये रेलिवेंट है. ये बताती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंट होता है किसी फर्म की जो सिक्योरिटीज हैं उनके मूल्य को तय करने में, यानी कि मूल्य को प्रभावित करता है फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर. नेट इनकम अप्रोच थ्योरी कहती है ऐसा, इसलिए इसको रेलिवेंस थ्योरी कहते हैं. दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय ड्यूरंट. ड्यूरंट ने थ्योरी प्रोवाइड की. This theory suggests that value of the firm can be increased by decreasing the overall cost of capital in terms of weighted average cost of capital. ये थ्योरी कहती है कि किसी फर्म की वैल्यू को हम इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि जो उसकी सिक्योरिटीज उनकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं. सिक्योरिटीज की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी. फर्म की वैल्यू बढ़ाने का तरीका है डिक्रीजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को घटा दें. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है कि कैपिटल रेज करने के लिए फर्म को जो फंड देने पड़ते हैं, जो खर्च करना पड़ता है, चाहे वो डिविडेंड के तौर पे हो या अन्य तौर पे, वो सब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है. अब अगर हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को घटा पाए, डिक्रीज कर पाए, तो इससे हमारी फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और इससे फर्म के जो शेयर्स उनकी कीमत बढ़ सकती है, तो फर्म की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी अगर हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को घटाने में कामयाब हो गए. अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे घटेगी कि जो टोटल कैपिटल है उसमें दो मेजर कांस्टेंट रहते हैं.
एक इक्विटी, दूसरा डेट। अब इक्विटी और डेट में से जो डेट है ये सस्ता स्रोत होता है, ये इसका जो कॉस्ट है वो कम रहती है। तो अगर हम डेट का ज्यादा यूज कर लें तो ओवरऑल हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो सकता है। दिस कैन बी डन बाई हैविंग ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेट, डेट की मात्रा ज्यादा यूज कर लें। अब डेट क्योंकि सस्ता सोर्स है इसलिए हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटा पाएंगे, जिससे हमारी फर्म की वैल्यू बढ़ सकती है। तो ये बताती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रिलेवेंट है एक फर्म के वैल्यूएशन में। तो नेट इनकम अप्रोच। नेक्स्ट है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और ये कैपिटल स्ट्रक्चर की इररिलेवेंस थ्योरी कही जाती है, क्योंकि ये कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट रहता है एक फर्म के वैल्यूएशन में। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एडवोकेट्स दैट वैल्यू ऑफ ए फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ डेट कंपोनेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ये थ्योरी कहती है कि जो हम डेट कंपोनेंट में अगर चेंज करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, उसको कम रखें या ज्यादा रखें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फर्म के मूल्यांकन पे। दिस अप्रोच वाज आल्सो पुट फोर्थ बाय ड्यूरेंट, ये अप्रोच भी ड्यूरेंट ने प्रोवाइड की, एंड टोटली डिफर्स फ्रॉम द नेट इनकम अप्रोच, और नेट इनकम अप्रोच से पूरी तरह से अलग है। इट इज आल्सो फेमस एज ट्रेडिशनल अप्रोच, इसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एडिंग न्यू फीचर्स टू ए प्रोडक्ट इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस। इनमें 4 अप्रोच दी गई हैं और कहा गया है कि किसी प्रोडक्ट में नई फीचर्स का ऐड करना, ये कौन सी अप्रोच को सपोर्ट करता है, कौन सी अप्रोच इसको सपोर्ट करती है कि प्रोडक्ट में नई खूबी लाई जाए। ऑप्शन है सेलिंग अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच, प्रोडक्शन अप्रोच और मार्केट अप्रोच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 प्रोडक्ट अप्रोच। प्रोडक्ट अप्रोच में प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने पे फोकस रहता है। ये दरअसल मार्केटिंग का जैसे जैसे डेवलप हुआ उस तरीके से नई नई अप्रोच आई, इनको स्कूल्स ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है, थ्योरीज ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है, या अप्रोचेज भी कहा जाता है। इसमें प्रोडक्शन अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच, सेलिंग अप्रोच, मार्केट अप्रोच और सोसाइटल मार्केटिंग अप्रोच प्रमुख है। ये सभी अप्रोच जो हैं ये जैसे जैसे मार्केट डेवलप हुआ उस हिसाब से ये अप्रोचेज भी डेवलप हुई। और सबसे शुरुआती जो अप्रोच है, क्योंकि इन अप्रोचेज पे लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में, इसलिए मैंने ये 5 अप्रोच यहाँ पे रखी है और एक ऑर्डर में रखी है। सबसे पहला प्रोडक्शन अप्रोच। देखिए प्रोडक्शन अप्रोच क्या कहती है। प्रोडक्शन अप्रोच ये कहती है कि सबसे पहले ये मतलब कब होती है, अगर इसको हम टाइम पीरियड के हिसाब से कहें तो इंडस्ट्रीज के जो शुरुआती दौर थे तब ये अप्रोच फॉलो होती थी। और क्या आज ये अप्रोच फॉलो नहीं होती? आज भी हो सकती है। अगर कोई इंडस्ट्री इस टाइप में है कि उसका अभी डेवलप चल ही रहा है और उसके प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा है, तो ये अप्रोच ये कहती है कि भाई सामान बन जाए, बिकने की कोई समस्या नहीं है, इसलिए इसमें जो फोकस होता है वो प्रोडक्शन पे होता है। द फोकस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये कहता है कि प्रोडक्शन करो ज्यादा से ज्यादा, बिकने की कोई समस्या नहीं है। ये थ्योरी उन एरियाज में आज भी लागू होगी जिन सामान की डिमांड काफी ज्यादा होती है और उनकी सप्लाई कम होती है, तो वहां समस्या केवल इतनी है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, इनको मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं रहती है, इनको एडवर्टीजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि इनके पास जो सामान होता है वो अक्सर कम ही होता है, ये जितना भी बना लेंगे आसानी से बिक जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट अप्रोच। धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग सामान बनाने लग गए, या यूं कहो कि आज की डेट में अगर हम कहें तो कोई इंडस्ट्री मान लो ऐसी बन जाती है कि उसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर आ जाते हैं और सामान की कोई कमी नहीं है। तो अब लोगों के पास ऑप्शन होता है कि हम चाहे इसका खरीदें या उसका सामान खरीदें। तो ऐसे केस में जो सेलर होता है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने प्रोडक्ट में खूबी लाए ताकि औरों से अच्छा उसका प्रोडक्ट हो जाए। इसमें यह माना जाता है कि अगर आपका प्रोडक्ट औरों से अच्छा है तो अपने आप बिकेगा। The focus of business activity is to bringing continuous improvement in the quality। इसमें जो फोकस रहता है वो उसको होता है कंटिन्यूअस क्वालिटी को बढ़ाते रहो, क्योंकि और भी बढ़ाते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी तो हम औरों से आगे चलते रहते हैं और इसलिए उसमें नई नई फीचर ऐड करते रहते हैं। नेक्स्ट है सेलिंग अप्रोच। सेलिंग अप्रोच ये कहती है कि पहली बात ये लागू कब होती है? लागू तब होती है जब प्रोडक्शन भी खूब ज्यादा हो रहा है और लोग क्वालिटी भी बहुत सारे, जो अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं सभी लोग क्वालिटी वाला सामान बना रहे हैं, एक से एक अच्छी क्वालिटी का सामान ला रहा है। तो अब क्योंकि जो कंज्यूमर है वो देखेगा कि भी बहुत सारी संस्थाएं अच्छी क्वालिटी का सामान बेचती हैं, तो अब वो किससे खरीदे? तो जो सेलर है अब उसको सोचना होगा कि हमको भाई प्रयास करना होगा, लोगों को आकर्षित करना होगा, परसुएड करना होगा, अट्रैक्ट करना होगा कि वो हमारा सामान खरीदे।
तो इसमें जो ग्रेटर इंपोर्टेंस होता है वो अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग होता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें और परसुएड करें, वो ज्यादा से ज्यादा सामान हमसे खरीदें। इस थ्योरी में ये माना जाता है कि केवल आपका सामान अच्छा रखने से नहीं बिकेगा, आपको लोगों को आकर्षित भी करना पड़ेगा। तो इसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह पे जोर रहता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग अप्रोच। मार्केटिंग अप्रोच अस्तित्व में आई सेलिंग अप्रोच के बाद, यानी कि सेलिंग में बेचने पे फोकस रहता है। मार्केटिंग अप्रोच उससे बढ़ के है, ये कहती है कि भाई एक बार तो आप बेच लोगे किसी को आकर्षित करके, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आपको अपनी संस्था को बनाए रखना है, तो आपको लोगों को सेटिस्फाई भी करना होगा, अच्छा सामान भी देना होगा, ताकि वो सेटिस्फाई हो तो दोबारा भी वो सामान हमसे खरीदेंगे। ये मार्केटिंग अप्रोच है। ये अप्रोच फोकस रखती है ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर नीड, कंज्यूमर की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने पे। नेक्स्ट देखेंगे सोसाइटल मार्केटिंग अप्रोच। इसमें मार्केटिंग तो रहता ही है कि नीड को तो सेटिस्फाई करना ही है, लेकिन साथ साथ सोसाइटल कॉन्सेप्ट भी रहता है, सामाजिक कॉन्सेप्ट भी रहता है। दिस कॉन्सेप्ट होल्ड्स द टास्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू आइडेंटिफाई द नीड एंड वांट ऑफ द टारगेट मार्केट। अपनी मार्केट की जो नीड वांट जानो, उनको सेटिस्फाई करो। डिलीवर द डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, अच्छे तरीके से डिलीवरी भी करो ताकि लोगों को सेटिस्फाई पहुंचे। सो दैट द लॉन्ग टर्म वेलबींग ऑफ द कंज्यूमर एंड सोसाइटी इज टेकन केयर ऑफ। इसमें सोसाइटी का जो वेलबींग है उसका भी ध्यान रखा जाता है। जैसे कोई कंपनी इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है जिनसे एनवायरनमेंट को फायदा पहुंचे, एनवायरनमेंट को लॉस ना हो, तो इसका मतलब वो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अपना रही है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग गिव द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। इनमें से किसने इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज दी? ऑप्शन से हेवरलर, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल एंड डेविड रिकार्डो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, एडम स्मिथ। ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्या, इसको भी थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। हालांकि ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉमर्स के एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वाज डेवलप्ड बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में इस थ्योरी को प्रस्तुत किया। टू शो, यह दिखाने के लिए कि हाउ कंट्रीज कैन गेन फ्रॉम ट्रेड बाय स्पेशलाइजिंग इन प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग इन द गुड्स दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली देन अदर कंट्रीज। इसमें उन्होंने कहा था एडम स्मिथ ने कि भी इस थ्योरी के माध्यम से उन्होंने समझाया कि जो देश हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस करके कैसे फायदा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को बना करके जिनको वो ज्यादा कुशलता पूर्वक बना सकते हैं दूसरे देशों की अपेक्षा। इन इकोनॉमिक्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ ए गुड देन अदर कंट्री यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है, इसका मतलब ये है कि एक देश या एक संस्था भी बोल सकते हैं हम, मान लो एक संस्था ए है या एक देश बी है, और अब इनकी कैपेबिलिटी जो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट है मान लो उसमें ज्यादा है। जैसे जो कंट्री ए है ये 1 एकड़ जमीन में 50 क्विंटल व्हीट का प्रोडक्शन करने में सक्षम है, और जो बी कंट्री है ये 1 एकड़ जमीन में ही मान लो 30 क्विंटल व्हीट प्रोड्यूस करने में संभव है। तो उसके कई कारण होते हैं, वहां की जलवायु हो सकती है, वहां की जो मिट्टी है, सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी हो सकती है, टेक्निक हो सकती है। तो ये कहता है कि भी ए कंट्री ज्यादा एफिशिएंट है व्हीट प्रोडक्शन में, तो ए को अपना फोकस व्हीट पे करना चाहिए, और जो बी कंट्री है उसको व्हीट पे अपना समय जाया नहीं करना चाहिए, उसको व्हीट ए से खरीद लेना चाहिए। और ये हमेशा इंटरनेशनल बिजनेस रेसिप्रोकल फॉर्म में समझा जाता है। ऐसे नहीं समझ आएगा कि मान लो ये व्हीट है, अब दूसरा राइस के केस में हमने उल्टा पाया कि जो बी कंट्री है वो 1 एकड़ में राइस के 50 क्विंटल्स उगा सकता है, और जो कंट्री ए है ये राइस के मान लो 30 क्विंटल्स उगा सकता है। तो अब देखो होगा क्या, अगर मान लो ए 1 एकड़, मान लो इनके पास, या अज्यूम कर लो आसान बनाने के लिए इसको अंडरस्टैंडिंग को, इस थ्योरी को, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को, मान लो इनके पास 2 ही एकड़ जमीन है, मतलब सिमिलर सेम रिसोर्सेज हैं, इसके पास भी 2 एकड़ जमीन है, इसके पास भी 2 एकड़ जमीन है।
तो जो ए फर्म है ये 2 एकड़ में, अगर 1 एकड़ में राइस और एकड़ में वीट उगाती है तो टोटल 80 क्विंटल उगाएगी। ऐसे ही बी भी अपने लिए सामान स्वयं उगाता है और 30-50 करके मान लो ये 80 उगाता है, तो ये 80-80 ले पाएंगे। इसमें ये 30 क्विंटल वीट का यूज कर पाएगा और 50 क्विंटल राइस का। मान लो ये ऐसा ना करके ये सोचे कि भी हमारा जो एबिलिटी हमारी ज्यादा है वो इसमें ज्यादा है वीट में, तो इसने दूसरे एकड़ में भी 50 क्विंटल वीट उगाई। इस तरह से 50 और 50 इनके पास टोटल 100 क्विंटल का स्टॉक हो गया। और बी जिसमें भारत हासिल रखता है राइस में, इसने दोनों एकड़ में राइस ही केवल उगाया, तो इन्होंने भी 100 क्विंटल टोटल राइस का प्रोडक्शन कर लिया। अब इसके बाद क्या किया, क्योंकि ए को वीट की जरूरत थी, ए को राइस की जरूरत थी, बी को वीट की जरूरत थी, तो इसने क्या किया कि भी तुमने ये जो 50 वाला उगाया है, तुम तो 30 में ही काम चला सकते थे, 30 उगाते, तो इससे 20 इसने खरीद लिया, इसके यहाँ आ गया। और बदले में इसने वीट इसके यहाँ ज्यादा हो गया था, इसने 20 क्विंटल इसको दे दिया, तो इसके पास अभी 50 और 30 80 बच ही गया अपना, 20 बेच दिया इसको, इसने 20 इसको बेच दिया, तो इसके पास भी इतना बच गया। अब इनके पास एक्स्ट्रा हो गया, दोनों के पास कुछ मटेरियल, उसको ये अन्य किसी देश को भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, परफॉर्मेंस अप्रेजल को यह भी कहा जाता है। ऑप्शंस हैं एम्प्लॉय फीडबैक, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉय असेसमेंट या जॉब नॉलेज। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि किसी की परफॉर्मेंस को अप्राइज करना, मूल्यांकन करना, और इसका दूसरा नाम है एम्प्लॉय असेसमेंट, इसको हम एम्प्लॉय असेसमेंट भी कह सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल को एम्प्लॉय असेसमेंट भी कहते हैं। इट इज यूज टू एवेल्युएट एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जांच करने के लिए यूज की जाती है और प्रोडक्टिविटी की जांच के लिए। दीज टेस्ट्स एक्सेस पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड एंड स्किल्स, इसके लिए जो टेस्ट होते हैं वो लोगों की पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड और स्किल्स की जांच करते हैं। एम्प्लॉय असेसमेंट यूजुअली किया जाता है कंपनसेशन रिव्यू के लिए, कि लोगों को जो सैलरी दी जा रही है उसको रिव्यू करने के लिए, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कराने के लिए, प्रमोशंस के लिए और टर्मिनेशंस के लिए। जब कभी कभी रिट्रेंचमेंट करना पड़ता है, छटनी करनी पड़ती है, तो ये देखा जाता है लोगों का परफॉर्मेंस अप्राइज करके किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और किसकी नहीं है। जिनकी अच्छी नहीं है उनको संस्था से निकाला जा सकता है। तो ये था पार्ट 19, इसके 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं आपको ये कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।